नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हमारे इस टैक्स स्पेशल में हम आपको टैक्स से जुड़े कुछ जरूरी रिफॉर्म्स, कुछ जरूरी बदलावों के बारे में बताएंगे। साथ ही आपके यानी दर्शकों के सवालों के कुछ जवाबों पर भी आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा देते हैं। टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। तो क्या खास आज हम शो में करने वाले हैं चर्चा, जरा सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स हटने के क्या मायने होंगे, गूगल टैक्स क्या होता है, साथ ही ये भी समझेंगे एनआरआई कहां कहां पर टैक्स देते हैं। सुनील जी, कुछ ऐसे जरूरी बदलाव टैक्स की दुनिया में, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स जिनका जो हम पर एज अ कंट्री या जो हमारे देश से जुड़ी बड़ी कंपनियां हैं, भारत के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे फैसले जो हाल फिलहाल में हुए हैं, उसके तहत ग्लोबल मिनिमम टैक्स की काफ़ी ज़्यादा आजकल चर्चा है। और क्यों चर्चा है, मैं आप ही से समझना चाहती हूँ। ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या है, ये आप ही समझना चाहेंगे। और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि टैक्स रिफॉर्म के लिहाज से, टैक्स चोरी को रोकने के लिहाज से ग्लोबल मिनिमम टैक्स एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। नमस्कार स्वाति। आज का टॉपिक बहुत रेलिवेंट है और पूरी दुनिया में इसकी बहुत चर्चा हो रही है। अभी तक हम बात करते थे पर्सनल इनकम टैक्स की, कॉर्पोरेट टैक्स की रेट कैसे कम हो, मतलब इंडियन टैक्स की बात किया करते थे। आज आपने जो मुद्दा उठाया वो पूरी दुनिया को अफेक्ट करने वाला है। और ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स की चर्चा कहाँ से प्रारंभ हुई स्वाति? क्या है कि संस्था है OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। देखिए, हम OECD के मेंबर तो नहीं है और हम वहां पर ऑब्जर्वर है। OECD ने ये लगभग 65 देशों की संस्था है जिसका पेरिस में हेडक्वार्टर है। तो OECD ने एक प्रोजेक्ट चलाया था, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। होता क्या था कि बहुत सारी कंपनियां और जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, ये ऐसे नाम है जो लोग अपने हेड ऑफिस को या अपने पेटेंट्स को टैक्स हेवन कंट्रीज में जाकर शिफ्ट कर दिया करते थे। जैसे जैसे आयरलैंड है, कीमन आइलैंड है, ऐसे कंट्रीज में शिफ्ट कर दिया करते थे और वो कहीं पर भी टैक्स दे दिया करते थे। मतलब ये लोग इतना पैसा कमाते हैं, उसके बाद में टैक्स नहीं दिया करते थे। ये सारी दुनिया इनसे बहुत परेशान थी और इसको कहते थे बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। यानी आपने अपना बेस को, अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर दिया, उस जहां पे टैक्स लग रहा था जिस कंट्री में, वहां से उठा के आप उस देश में ले गए। जैसे मान लीजिए हमारा भारत है, हमारे इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स कभी 30% हुआ करता था, जिसको घटाकर हमने 22% कर दिया। अमेरिका में 35% हुआ करता था, जिसको घटा के 21% कर दिया। लेकिन आयरलैंड में कॉर्पोरेट टैक्स की दर 12.5% है, दुबई में जीरो है, केमन आइलैंड में जीरो है। तो ऐसे कंट्रीज में वो शिफ्ट कर दिया करते थे और टैक्स नहीं दिया करते थे। अब सवाल उठा कि जब वो टैक्स कहीं दे ही नहीं रहे हैं तो इनको टैक्स कैसे लगाया जाए। तो हमने क्या किया, हमने इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से एक टैक्स लगाया, जिसका विरोध सबसे पहले अमेरिका ने ही किया। लेकिन जो बाइडेन के आने के बाद में अचानक एक परिवर्तन होता है और G7 की मीटिंग में बाइडेन साहब जून में प्रपोज करते हैं कि सारी दुनिया में एक कम से कम ग्लोबल मिनिमम टैक्स तो हो। और उस तेजी को देखिए, G7 में सबसे पहले प्रपोज हुआ और अब 130 देशों ने, 130 देशों ने उस पर साइन कर दिए हैं स्वाति। और अब ये बात तय मानी जा रही है कि 2023, 22-23 में ग्लोबल मिनिमम टैक्स 15% की दर से, यानी अगर कोई भी देश ग्लोबल मिनिमम टैक्स 15% की दर से कम टैक्स लगाएगा कॉर्पोरेट के ऊपर, तो टैक्सिंग राइट शिफ्ट हो जाएंगे उस कंट्री की तरफ जहां पर वो कंपनियां काम कर रही हैं। जैसे भारत ने भी 15% का रेट दिया है, मतलब मिनिमम रेट हमने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे 15% प्लस 2.5%, 17.5% किया है। तो इससे फायदा जो है पूरी दुनिया को होगा। और एक अनुमान ऐसा है कि कम से कम 10 लाख करोड़ का जो टैक्स है, इनकम टैक्स, वो ज्यादा आएगा। हाँ, तो ये एक बात बताइए सुनील जी, ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगने से जो इंडियन कंपनीज हैं या जो भारतीय नागरिक है, जैसे आपने अभी बताया कि टैक्स हेवन देश में वो चले जाते हैं और जो टैक्स संधि उस देश के साथ होती है, उसका फायदा, गलत फायदा उठाया जाता है। तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हम कैसा देख पा रहे हैं इसमें?
देखिए इसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। दो तरह के मामले हैं स्वाति। नंबर एक, वो कंपनियां जो विदेशी कंपनियां हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मेक माई ट्रिप है, जो कंपनियां विदेश की हैं और वो अपने हेड ऑफिस को इस तरह से मैनेज करती हैं कि लो टैक्स कंट्रीज में या टैक्स हेवन कंट्रीज में शिफ्ट कर दिया करती थी। अब वो फेसबुक भारत से पैसा कमाती है, गूगल भारत से पैसा कमाती है, लेकिन टैक्स नहीं देती है क्योंकि वहां पर उनका हेड ऑफिस है। अब चूंकि मान लीजिए आप एक कंट्री में जहां पर आपका टैक्स का रेट 5% है, सपोज करो आप किसी ऐसे कंट्री में शिफ्ट करके जहां आपका टैक्स 5% है और इंडिया में वो टैक्स 22% है, अमेरिका में 21% है। अब प्रपोजल ये है कि आपको कम से कम 15% मिनिमम ग्लोबल टैक्स रखना है। अब अगर उस देश में भी 15% टैक्स हो जाएगा जहां पर 5% है या जहां पर 0% है, उस देश को भी अगर 15% टैक्स चार्ज करना कंपलसरी हो जाएगा स्वाति, तो कोई भी कंपनी वो अपना बेस शिफ्ट नहीं करेगी। उसको फायदा क्या है उस देश में जाने का, उस टैक्स हेवन में जाने का फायदा क्या होगा? जब उसको फायदा नहीं होगा तो नेचुरल सी बात है कि वो अपने अपने हेड ऑफिस को वहीं पर शिफ्ट करेंगे जहां पर उनकी एक्चुअल में कंपनी है। जैसे मान लो फेसबुक अमेरिका की कंपनी है या गूगल अमेरिका की कंपनी है, या उन देशों को राइट मिल जाएगा जहां पर उनके कंज्यूमर्स हैं। जैसे हमारे यहाँ पर फेसबुक के, ट्विटर के, गूगल से बहुत सारे कंज्यूमर हैं, तो हमको राइट मिलेगा कि जितने कंज्यूमर, जितने यूजर्स हमारे देश में, हमको टैक्सिंग राइट मिल जाएगा। तो हमें फायदा होगा नंबर एक, क्योंकि हमारे पास, हमारी देश की आबादी 135 करोड़ है और हम सबसे बड़े उपभोक्ता हैं डिजिटल सर्विसेज के, तो सबसे बड़ा फायदा तो हमको ये होगा। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा बड़ा महत्वपूर्ण, वो ये कि जो भारत के नागरिक हैं या भारतीय कंपनियां भी ऐसी हैं, और आपने अगर डाटा देखा हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का, तो पिछले सालों में बहुत ट्रेंड बना है। हमारे देश के नागरिक माल्टा, साइप्रस, केमन आइलैंड, ऐसे बारमुडास, वहां पर जाकर अपने को शिफ्ट कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंट बना रहे हैं, या वहां पर ऑफशोर ट्रस्ट बना रहे हैं, वहां पर कंपनियां बना रहे हैं, और उसी कंपनी के पैसे को रूट करके वो होल्डिंग कंपनी बनाकर और मल्टीपल लेयर से यहाँ पर बिजनेस करते हैं। लेकिन जब सब जगह ग्लोबल मिनिमम, यानी आपको 15% मिनिमम टैक्स देना ही देना है किसी भी कंट्री में, तो फिर ये जो प्रवृत्ति है, ये जो तरीका है, ये रुकेगा और वो सारी कंपनियां हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में टैक्स देने के लिए मजबूर होंगी। और हमारा जो टैक्स का रेवेन्यू है, टैक्स का कलेक्शन है, ना केवल वो बढ़ेगा, बल्कि जब उनके हेड ऑफिस यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स घोषणा कर दी गई है। समझौते पर भारत के भी दस्तखत है और आप कह रहे हैं कि 2024 तक इसको लागू करने की पूरी तैयारी है। सुनील जी, 22-23 का टारगेट दिया है कि हम 2023 तक इसको लागू कर देंगे। लेकिन बड़े मजे की बात स्वाति ये है, आज भी जो टैक्स हेवन कंट्री है, जैसे साइप्रस है, आयरलैंड है, उन लोगों ने अभी इस पर साइन नहीं किए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर है, क्योंकि अमेरिका ने अब लीड लिया है बहुत सालों के टसल के बाद में, तो उसके बाद में वो कंट्री भी मजबूर हो जाएंगे उस पर साइन करने के लिए। जी। अब एक और जो टैक्स रिफॉर्म है, जो कि अब पिछले कुछ दिनों में हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स रहा। अब इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रियाएं सामने आई। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को हटाने का सरकार ने निर्णय ले लिया। अब ये मैं आपसे आसान भाषा में समझना चाहती हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स सरकार ने वापस लेने का निर्णय क्यों किया, होता क्या है और हटने के मायने क्या हैं? हम सबसे पहले समझते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स आखिर होता क्या है। देखिए, आपको पता होगा कि हर साल जब बजट आता है तो वहां पर टैक्स के रिफॉर्म्स या टैक्स के नए नियम आते हैं। उसमें कोई टैक्स की नई दरें लगाई जाती हैं या नई तरह के रिफॉर्म्स किए जाते हैं। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव भी कभी सरकार टैक्स लगा देती है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पिछली तारीखों से, और ऐसा कई बार सरकार करती है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला आया था वो वोडाफोन का आया था। वोडाफोन के केस में क्या हुआ था, जब वोडाफोन का टेक ओवर हुआ, वोडाफोन ने जब कंपनी को टेक ओवर किया था एसआर से, हद से जब वोडाफोन बनी थी, तो उसके शेयर्स ट्रांसफर हुए थे। और वो शेयर्स इस तरह से ट्रांसफर हुए थे स्वाति कि एक विदेशी कंपनी ने दूसरी विदेशी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए थे। इंडिया में क्योंकि शेयर ट्रांसफर नहीं हुए, तो उन्होंने कहा था कि हमें ये टैक्स नहीं लगेगा। उसके अगेंस्ट पे सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार हार गई। जब भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस हार गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये जो ट्रांजैक्शन है इस पर आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो इनडायरेक्ट ट्रांसफर का मामला है, तो सरकार ने एक चाल खेली या एक गूगली चलाई।
फाइनेंस एक्ट 2012 में जो माननीय वित्त मंत्री जी थे उस टाइम, प्रणब मुखर्जी, वो एक ऐसा परिवर्तन लेकर आए कि उस टैक्स को 1961 से ही लागू कर दिया। यानी 2012 में आप टैक्स लगा रहे हैं और 1961 से उसको लागू कर रहे हैं। यानी आप देखिए, इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, यानी पिछली तारीखों से आप टैक्स लगा रहे हैं। भारत का संविधान कहता है कि आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो आप रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते, लेकिन टैक्स लॉज को कर सकते हैं। पर इसका नुकसान ये हुआ स्वाति कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत ज्यादा अफरा तफरी थी, एक अविश्वास का माहौल बन गया था। और केएनएस एनर्जी, जो दो बड़े डिस्प्यूटेड मामले जो रोज अखबार में रिपोर्ट भी हो रहे हैं, केएनएस एनर्जी जिसको कोई 7-8 हजार करोड़ सरकार ने उनके शेयर्स को बेच के पैसा जमा कर लिया था, उस केएनएस एनर्जी ने तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में चले गए और वहां भी सरकार हार गई। उसके बाद उन्होंने हमारी असेट्स पे दावा ठोक दिया, उसकी भी अटैचमेंट हो गई। तो सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही थी। इसीलिए माननीय वित्त मंत्री जी ने लोकसभा में ये बिल पेश किया, जहां पर कहा कि हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का भूत आज दफन कर रहे हैं। और कल लोकसभा से वो बिल पास हो गया है। तो पिछली तारीखों से टैक्स लगाने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म सरकार करने के मूड में है। और स्वाति, एक बात तो आप मानिए, जब भी कोई निवेशक, जिसके लिए हम कहते हैं एफडीआई इंडिया में आ रही है, या जब भी हम टैक्स की प्लानिंग भी करते हैं, जब भी कोई इंडस्ट्री आती है, तो वो उस देश के टैक्स लॉज को, उस देश के कानूनों को आराम से ध्यान से पढ़ते हैं और ये मान के चलते हैं कि जो आज कानून है, आज जो टैक्स लॉज है, वो बरकरार रहेंगे और उसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं। लेकिन आप अचानक कह दें कि नहीं नहीं, ये कानून तो पिछले 40 सालों से लागू है, या ये टैक्स तो पिछले 30 सालों से लगेगा, तो ये निवेशकों के साथ एक धोखे वाली बात तो होती है। हमने भी कई बार वित्त मंत्री से और वित्त मंत्रालय से रिक्वेस्ट की है कि आप रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स ना लगाइए, आप प्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाइए। और मुझे लगता है कि सरकार ने बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है। एक जो माहौल है, एक जो परसेप्शन है देश के बारे में, ये इससे चेंज होगी और हमारे यहाँ पर निवेशक बहुत आएंगे। चलिए, तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स हटाने के मायने हमने समझे, साथ ही ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या है, इसके आने के बाद क्या बदलाव हम देख सकते हैं टैक्स के लिहाज से, ये हमने समझा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद एक और टैक्स जिसे गूगल टैक्स कहते हैं, ये क्या है इसको भी समझेंगे और कुछ सवालों के जवाब भी हम लेंगे सुनील जी से। बने रहिए हमारे साथ। तो मनी गुरु में ये है आज हमारी टैक्स हेल्पलाइन। टैक्स की दुनिया में हुए कुछ रिफॉर्म्स को हम आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। साथ ही बस कुछ देर में हम कुछ खास तौर पर एनआरआईज से जुड़े हुए कुछ टैक्स के मुद्दों को भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम तमाम कुछ टैक्सेस की बात यहाँ पर कर रहे हैं। गूगल टैक्स, इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती रहती है, हम कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं। गूगल टैक्स क्या है, ये ज़रा समझाएं। कितना लगता है, किन पर लगता है, क्यों लगता है? देखिए स्वाति, गूगल टैक्स तो एक आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में कहा जाता है इसको गूगल टैक्स। बेसिकली इसका नाम है डिजिटल टैक्स, अगर दुनिया के मायने में समझें। और अगर हिंदुस्तान के संदर्भ में देखें तो इसका नाम है इक्वलाइजेशन लेवी। जैसे मैंने बताया था कि जितने भी डिजिटल, जैसे दुनिया पूरी डिजिटल होती जा रही है और ये डिजिटल कंपनीज कहीं अपना ऑफिस नहीं बनाती हैं, सब कुछ ऑनलाइन होता है, सर्वर पर होता है। सर्वर कहाँ पर है पता नहीं, कंपनी के एम्प्लॉइज कहाँ है पता नहीं। अब उबर है, आप उबर में देख लीजिए कि आपका सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो सब कुछ ऑनलाइन है तो उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, उसके ऑफिस कहीं नहीं होते हैं। और जब हमने टैक्स की जो अवॉइडेंस ट्रीटी कर रखी है दूसरे देशों के साथ में, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट जिन्हें हम कहते हैं, वहां पर उस जमाने में सोचा भी नहीं था कि ये ऐसे डिजिटल वर्ल्ड होगा और इससे इतनी कमाइयां होंगी। अब ट्विटर में कितना, फेसबुक में कितना एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू आता है। तो उस टाइम में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का कंसेप्ट था कि जिस देश में आपका ऑफिस होगा, जहां आपका फिजिकल प्रेजेंस होगा, वहीं पर उसको टैक्सिंग राइट मिलेंगे। अब दुनिया में जब डिजिटलाइजेशन का आया, इतना बड़ा डिजिटल का रेवेन्यू आना शुरू हुआ, अब इन कंपनीज ने क्या किया कि अपने हेड ऑफिस को आयरलैंड में या बारमुडास में ऐसी जगह बनाना शुरू कर दिया, या अपने जो पेटेंट राइट्स है वहां शिफ्ट कर दिए, और वो टैक्स देने से बचती रही क्योंकि उनके ऑफिस तो कहीं थे नहीं और हमारे देश में नहीं थे। तो हमने सबसे पहले फाइनेंस एक्ट 2016 में एक इक्वलाइजेशन लेवी लगा दी कि एडवर्टीजमेंट अगर आप करोगे फेसबुक पे, गूगल पे, जो, तो आपको एक टैक्स लगेगा जिसको कहते हैं इक्वलाइजेशन लेवी। और 2020 के बजट में फिर हमने क्रांतिकारी कदम उठाया। हमने कहा कि जितनी भी डिजिटल कंपनियां हैं, हम उनके रेवेन्यू पर 2% टैक्स लगाएंगे, क्योंकि हम बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे थे दूसरे देशों के साथ में कि अब डीटीए चेंज कर लीजिए ताकि
हम इन कंपनीज को टैक्स लगा सके। अमेरिका इसके विरुद्ध में था, यूएसए नहीं चाहता था। और ऐसा ही बहुत सारे कंट्रीज ने किया, जैसे फ्रांस ने भी 3% डिजिटल टैक्स लगाया। अब चूंकि गूगल सबसे बड़ी कंपनी है एड रेवेन्यू के मामले में, डिजिटल के कम मामले में, तो आम भाषा में इसको हम गूगल टैक्स कहते हैं। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया कि अब शायद यूएसए की नींद भी खुल गई है और उन्होंने खुद प्रपोज किया है कि हम 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगाएंगे, जिस कंपनी में भी, जिस देश में वो रहते हैं। अगर नहीं रहते हैं तो जो कंज्यूमर कंट्री है, जहां उसके एडवर्टाइजर है, उस पर भी टैक्स लगाने का राइट होगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक समझौता पूरी दुनिया के देश इस पे करने वाले हैं और फिर ये गूगल टैक्स नहीं रहेगा, फिर ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स ही बन जाएगा। ओके, तो हमने कुछ टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में समझा। अब कुछ दर्शकों के सवाल के जवाब भी ईमेल के जरिए ही हम आज लेंगे शो में। और ये जो मैक्सिमम सवाल हैं सुनील जी, वो कहीं ना कहीं विदेश में या तो नौकरी कर रहे हैं या विदेश से आए हैं, एनआरआईज हैं, ऐसे सवाल हैं आज, जो कि आई एम श्योर कई जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं उनसे भी जुड़े हुए सवाल होंगे। ऐसा ही पहला एक सवाल जो है मुंबई से पीयूष गांधी हमें लिख रहे हैं। इनका है बेसिकली एनआरआई पर टैक्स नियम ये समझना चाह रहे हैं। और इनके केस में हुआ ये है कि ये नौकरी तो अमेरिका में करते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, लेकिन क्योंकि कोविड आया, कोविड के चलते फ्लाइट रिस्ट्रिक्शंस आई, कई कंट्रीज ने आना जाना बंद करा दिया और उसके चलते ये अमेरिका वापस ही नहीं जा पाए। अब इन्हें जो सैलरी है वो तो डॉलर से मिलती है और अमेरिका के बैंक में ही जमा होती है, और ये है भारत में। अब ये कह रहे हैं कि भारत में है ये, क्या उसे होने के चलते अब इन्हें भारत और अमेरिका दोनों में टैक्स लगेगा? स्वाति, ये समस्या बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स की है। हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स कोविड के कारण ट्रेवल नहीं कर पाए, यानी इंडिया में रह गए या कहीं फंसकर रह गए। देखिए, हमारे देश में नियम ये है कि अगर आप 181 डेज से ज्यादा हिंदुस्तान में रहें पिछले साल में, तो आपका स्टेटस रेजिडेंट हो जाता है। और जैसे ही आप रेजिडेंट बनते हैं, आपको पूरी दुनिया की इनकम पर भारत में टैक्स देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आपका टैक्स किसी और देश में लग गया, तो हम आपको क्रेडिट दे देंगे उसका। लेकिन इसका नुकसान होता है नॉन रेजिडेंट जो होते हैं, क्योंकि इंडिया में आपको फिर टैक्स देना है, वहां उसका बेनिफिट लेना पड़ेगा आपको। अगर मान लीजिए टैक्स पे डिफरेंस है, तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ेगा। पर पीयूष जी, जो आपका केस है, क्योंकि ये बहुत लोगों की समस्या है, तो कोविड में सरकार ने 2 रिलैक्सेशन दी है। और ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, बड़े यंग प्रोफेशनल्स के लिए मैं बता रहा हूं आपको। वित्त वर्ष 19-20 में तो सरकार ने ये कह दिया था, क्योंकि जब लॉकडाउन शायद 24 मार्च 2020 को लगा था स्वाति, तो उन्होंने कहा था कि 24 मार्च से और 31 मार्च का पीरियड हम काउंट ही नहीं करेंगे। आप अगर इंडिया में हैं भी, तो हम 181 दिन काउंट करने में आपका काउंट नहीं करेंगे। लेकिन 20-21 में क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी रही, पूरा साल लॉकडाउन रहा, तो सरकार ने एक मौका दिया था 31 मार्च 2021 तक आप अपना एक फॉर्म भर के भेज दीजिए। और एक होता टाई ब्रेकर रूल। टाई ब्रेकर रूल में 4 पैरामीटर दे रखे हैं, आप उसे कहीं भी पढ़ लीजिए। और ये कहा था कि अगर आपका सब कुछ, जैसे मान लो आपका केस है, अगर आप मान लो पिछले 10 सालों से अमेरिका में रहते थे, वहीं काम करते थे, वहीं आप टैक्सेबल थे, और भारत में आप नॉन रेजिडेंट ही थे, आपकी कोई इनकम नहीं थी, या जो इनकम थी उस पर आप हिंदुस्तान में टैक्स दे रहे थे, तो आपका स्टेटस नॉन रेजिडेंट ही माना जाएगा। क्योंकि अब आप दोनों के रेजिडेंट हो गए, यूएसए के और हम भारत के भी। तो सरकार ने रिलैक्सेशन दिया है, अगर आप फॉर्म नहीं भी भर पाए हैं, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। केवल 181 दिन काउंट ना करना। आप देखना कि आपकी अगर कंटिन्यूस सर्विस है, बाकी फैक्टर्स अगर आपके काम कर रहे हैं, तो आप केवल यूएसए में टैक्स देंगे, इंडिया में टैक्स नहीं देंगे। ओके, अगला सवाल जो है दुबई से अमित लिख रहे हैं, और इनका सवाल बेसिकली कि दुबई की आय पर क्या इन्हें भारत में टैक्स लगेगा। ये कह रहे हैं कि काम तो दुबई में करते हैं, इनका परिवार इंडिया में है, और शायद इन्होंने सुना है कि वित्त मंत्री जी ने नया कानून बनाया है कि जो भारतीय नागरिक विदेश में टैक्स नहीं देते हैं उन्हें भारत में टैक्स देना पड़ेगा। अब दुबई में तो टैक्स नहीं लगता, तो क्या अब इस नए कानून के तहत उनकी भारत की इनकम पर टैक्स लगेगा? दुबई की इनकम पर भारत में टैक्स लगेगा, सॉरी, इन्होंने ये लिखा है। जी स्वाति, ये भी समस्या जो है वो बहुत सारे लोगों की। स्वाति, जब वित्त बजट 2020 आया था, तो हम पहली बार एक कंसेप्ट लेके आई थी हमारी माननीय वित्त मंत्री जी, जिसको कहा था डीम्ड रेजिडेंट। जैसे अभी हम बात कर रहे थे आज, क्योंकि इंटरनेशनल टैक्स की बात हो रही है, तो सवाल भी उसी नेचर के आए हुए हैं आपके पास पे। तो ये कहा था कि देखिए, अगर आप जैसे किसी कंट्री में चले गए जहां पे जीरो टैक्स है, और आप केवल
टैक्स हेवन बनने के लिए वहां चले गए, तो बहुत सारे हिंदुस्तानी गए भी हैं। तो हम उनको, अगर आप भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ी है आपने और भारतीय नागरिक बने हुए हैं, तो हम आपको टैक्स लगा देंगे उस इनकम पर, चाहे आप वहां पर आप रेजिडेंट हैं या नहीं है, हमारे सिटीजन होने चाहिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूएसए भी ऐसी टैक्स लगाता है, अपने सिटीजन पे टैक्स लगाता है, वो कहीं भी दुनिया में रह रहा हो। जब ये नियम आया था तो अमित जी, आपने सही सुना, बहुत हाय तौबा हुई थी। और जो विशेषकर खाड़ी देशों में जो भारतीय काम करते हैं, बहुत खाड़ी देशों में भारतीय काम करते हैं और नागरिकता वो देते नहीं है वो खाड़ी देश, और उनके पास भारतीय नागरिकता है, तो सरकार ने क्लैरिफिकेशन दे दिया था। उसके 2 दिन बाद ही क्लैरिफिकेशन आ गया था कि ऐसे जो देश जहां पर टैक्स स्ट्रक्चर तो है, अगर टैक्स नहीं भी लगता है तो हम इंडिया में उसका टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने एक चेंज कर दिया, हमने रेजिडेंट की बजाय उनको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का स्टेटस दे दिया था, एनओआर का। तो अगर आपकी हिंदुस्तान में इनकम 15 लाख रुपए से कम है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका स्टेटस एनओआर ही रहेगा, और दुबई की इनकम पर भारत सरकार आपसे टैक्स नहीं लेने जा रही है। बहुत शुक्रिया सुनील जी, आप हमारे साथ आज इस टैक्स हेल्पलाइन में शामिल हुए। तो आज शो में बस इतना ही, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी।